Hello student, good morning to all. Now start chemistry lecture. और आपके जो कल एग्जाम हुए थे उसमें एक दो क्वेश्चन जो है गलत हो गए हैं, तो मैंने तो सेट नहीं किया, बट उसका बोनस मिल जाएगा, जैसे आयोडीन वाला। यहाँ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, आयोडीन आयोडीन और ऐसा मैं क्वेश्चन शायद कराया था आपको, तो वहां पर माइनस से छूटा हुआ है। और भी एक दो क्वेश्चन डाउट है तो मेरे पास आए हुए हैं, वो मैं बोनस दिलवाता आपको। बरोबर है क्या? वो रिकॉर्डिंग हटा दीजिए, अभी नहीं। नाउ स्टार्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, तो फाइंड आउट स्क्रीनिंग इफेक्ट। राइट डाउन क्वेश्चन, फाइंड आउट स्क्रीनिंग इफेक्ट, फाइंड आउट स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट screening effect of 4s electron in पोटेशियम। तो आप देख के मत बताना, ईमानदारी से करके बताओ। पोटेशियम के अंदर जो 4s1 है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बताओ क्या होगा, और साथ में जेड इफेक्टिव बताना है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बताना है और जेड इफेक्टिव भी बताना है। तो जल्दी से मेरे को आंसर करो कि इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा। कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया था, लॉजिकल आया था क्या? इसका आंसर बताओ। सिग्मा ओमकार का आया 12.8, शायद गलत है। एक मिनट देख के बताता हूं। हाँ 16.8 आएगा। सेकेंड आंसर आया मिखा का 16.8, करेक्ट है उसका 16.8। मिहिका तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। तो दो तरीका है, या तो ऐसे कर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, बराबर है 1 2 3 4। बेटर ये होगा ऐसे लिख के, ऐसे लिख लो 2 8 8 1। इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है इसका कितना रिपल्सन हो रहा है, तो जस्ट उसके अंदर वाला, जस्ट अंदर वाला कितने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिस पे निकालते हैं उसका अपना रिपल्सन तो हम लेते नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 0 अगर होता, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, अगर यहाँ होता तो हम 0.35 से मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट उसके अंदर वाला 0.85, जस्ट उसके अंदर 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 वाला, सॉरी 1, तो ये हो गया 0 और ये मल्टीप्लाई करो 40 68 और ये 10, ये आपका सिग्मा आ गया, ये आपका सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो 20 प्रोटॉन माइनस यानी अट्रैक्शन, जेड इफेक्टिव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अट्रैक्शन कितना है 20, जो प्रोटॉन होगा उसी को लेंगे प्रोटॉन, और रिपल्सन कितना है, तो कुल मिला के अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्सन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्सन कम है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 16 17 17 हो जाएगा 18 19 20 3.20। नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अच्छा 19 है ना, 19, तो ये कितना हो जाएगा 16 2.20, बराबर है। तो अट्रैक्शन कितना हो गया 2.20। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम के 4s, कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का
आप सिग्मा निकालो और आप पे निकालो जेड इफेक्टिव। जल्दी से बताओ क्या आएगा। कैल्शियम के लास्ट पे निकालो। ओमकार ने भेजा है सिग्मा 17.5 सही होगा। 16 पॉइंट में एक और ऐड कर दो 0.35, ये होगा ना लास्ट वाले का 0.35, तो ये हो जाएगा 5 8 3 11 17.15 आएगा। बरोबर है, सबका आ गया ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा 2 8 8 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे निकालना है, इसका वैल्यू लेंगे 1 × 0.35 प्लस जस्ट उसके अंदर वाला 8 × 0.85 प्लस जस्ट उसके अंदर वाले 8 और 2 10 × 1। यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.35 से होगा मल्टीप्लाई, यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.35 से होगा, जस्ट उसके अंदर वाले पे 0.85 से, और जस्ट उसके जितना भी अंदर होगा × 1 से। तो यहाँ 0.5 से, यहाँ 0.85 से जस्ट अंदर वाले, और जितना अंदर वाला होगा जितना भी होगा उसको 1 से, ये हो जाएगा 17 पॉइंट कितना हो गया 17.15, बराबर है ना। अब इसका ये आ गया 17.15 और ये कितना आ गया 20 - 17.15 कितना आ गया 2.85 आ गया ना। आया कि नहीं आया, आया ना। अब ध्यान दो इधर, ये और ये वैल्यू पे स्टार लगाओ, अब स्टार लगा लो। चलो तीसरा, हालिना के रब रिविडियम, रिविडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकालो और ओ निकालो, जेड इफेक्टिव। रिविडियम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हालिना के रब 37 38 39 37 हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ 8 ऐड करना है, 8 ऐड करना है, 18 ऐड करना है और 18 ऐड करना है, 8 8 18, तो ये सॉरी 8 और यहाँ 8 यहाँ 18, तो यहाँ 3 और 8 11 11 8 19 37, तो रिविडियम का होता है 37। 37 का जेड इफेक्टिव बताना। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ले लो आप 37। अब नाउ वी फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिविडियम। दिस वन इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिविडियम, बरोबर है। ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन 8, ऑर्बिट नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन 18, ऑर्बिट नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन 9, सॉरी ये 5 ऐसा है। ऑर्बिट नंबर 4 में 8 और ऑर्बिट नंबर 5 में कितने 1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये ऑर्बिट नंबर 1 का है, ये ऑर्बिट नंबर 2 का है, ये ऑर्बिट नंबर 3 का है, ये ऑर्बिट नंबर 4 का है और ये ऑर्बिट नंबर 5 का है। मैंने जानबूझ के एक साथ लिख दिया है, भरने के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। तो ये 2 8 18 8 1 ये आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, बराबर है। अब हमें इसका निकालना है, तो यहाँ तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ तो 0.35 × 0 प्लस उसके अंदर वाला 8 इलेक्ट्रॉन इंटू पॉइंट कितना हो जाएगा 85,
प्लस उसके अंदर वाला 18 तो 20 10 28, 28 इंटू 1, तो सिग्मा हमारा कितना आ गया? तो 28 कितना आ गया सिग्मा? सिग्मा आ गया हमारा 44। सबका आया ना 44? 44 34 ना? अरे प्रोटॉन से भी ज्यादा वैल्यू आ जाएगा क्या? प्रोटॉन तो इसका 37 है, 37 से ज्यादा वैल्यू कहाँ से आएगा? 34.80 सबका आ रहा है ना? ओके, मैं तुमको देख के लिख रहा हूँ। 34. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 37 है, तो रिपल्सन कम होना चाहिए ना, रिपल्सन ज्यादा कहाँ से हो जाएगा? ये रिपल्सन है, तो रिपल्सन दिस वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये प्रोटॉन 37, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो जाएगा? 34.8। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो प्रोटॉन, और फोर्स ऑफ रिपल्सन बोले तो क्या है? सिग्मा, यानी रिपल्सन। अब जेड इफेक्टिव यानी प्रोटॉन माइनस रिपल्सन कितना आ गया? 35 37 2.2, सॉरी 2.2 बराबर है ना? ये 2.2, ये आ गया रिपल्सन, सॉरी जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या आ गया? 2.2 आ गया सबका। मुझे बताओ, ये बताओ सोडियम पोटेशियम का जेड इफेक्टिव कितना आया था? पोटेशियम में कितना आया था? टू 2.20 आया था ना? कैल्शियम में कितना आया था? टू 2.85। रिविडियम में कितना आ गया? चलो एक और तुम निकाल लो सोडियम का, जल्दी से बता दो सोडियम का, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीजें। ये सबको समझ में आ गया ना? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा डोमिनेट रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन कम रहेगा। तो सोडियम का जल्दी से बता दो, तुम्हें लिख के बताओ, मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करूंगा। अब सोडियम का हो जाएगा 10 से 8 इंटू 0.385 और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 281, तो 8 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 1, और यहाँ पर 0 इंटू 0.85 होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 85 और यहाँ 35, तो ये हो जाएगा 40 64 68 और ये 2 8.80 आएगा ना? अब ये सिग्मा आ गया। जेड इफेक्टिव बताओ, जेड इफेक्टिव क्या होगा? 2.2 समझ में आया क्या? जेड इफेक्टिव 2.2। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम लोग? कुछ ऑब्जर्व किए? सोडियम 2.2, पोटेशियम 2.2, रिविडियम 2.2, बाकी हम नहीं बोलेंगे। कैल्शियम 2.85, कैल्शियम 2.85। यहां पर लिथियम BCNOF। मेरे को थोड़ा ये बताओ, बेरिलियम का अगर तुम्हारे पास है तो बोलो मेरे को, बेरिलियम का, सॉरी लिथियम का बोलो अगर है तुम्हारे पास तो। लिथियम का अगर तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव बोलना, मेरे पास तो है, तो लिथियम का हो जाएगा आपका जेड इफेक्टिव 1.3। बेरिलियम का हो जाएगा, बेरिलियम का हो जाएगा 2.05। किसका? 1.95। और बोरॉन का हो जाएगा, एक छोटी BCNOF, बोरॉन का हो जाएगा कितना? 2.6।
कार्बन का 3.25, नाइट्रोजन का 3.9 और ऑक्सीजन का 4.5 और ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का 5.20 बराबर है, इतना ही रहने देते हैं। सब सही है ना? बल्क मतलब बल्क प्रॉपर्टी मतलब एक साथ पूरा आएगा तो उसको बल्क प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने से क्या होगा? यानी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यही है ना? और हमने तुम्हें क्या बोला था, याद है रेडियस पढ़ाते समय? नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो, नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो। अगर ऑर्बिट अनइक्वल आया, अनइक्वल में मत जाना, ध्यान देना मैं तुम्हें क्या पढ़ाया था उससे रिलेट कर रहा हूं कि क्या पढ़ा दिया था मैंने और क्या तुम पढ़े थे, क्या पढ़ना है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आए, इक्वल इसमें आएगा ना, तो इक्वल आएगा तो तुम्हें कहां जाने के लिए मैं बोला था? प्रोटॉन के पास। तो मैं क्या बोला था? प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। सोचो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल है तो प्रोटॉन ज्यादा है इसका, तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा है। इसका मतलब जेड इफेक्टिव ना बोल के प्रोटॉन बोलो तो बात गलत नहीं है बोलना। जेड इफेक्टिव सिखाना पड़ता ना उतना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोटॉन ज्यादा है, लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम बात मत कर देना, हम लेफ्ट टू राइट बात कर रहे हैं। अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव भी ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें जेड इफेक्टिव नहीं सिखा के प्रोटॉन सिखाया था। और मैं तुम्हें बोला भी था कि इसको जेड इफेक्टिव तुम समझना। तो वहीं मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोटॉन नहीं बोल के तुम जेड इफेक्टिव बोलो या जेड इफेक्टिव नहीं बोल के प्रोटॉन बोलो, बात एक ही है। बात एक ही नहीं है, मतलब दोनों से एक ही रिलेशन मिलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और प्रोटॉन भी बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। इसका 3 प्रोटॉन, इसका 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें रेडियस में ये बात बोला था कि तुम अगर ऑर्बिट इक्वल आए तो कहां जाओ? प्रोटॉन पे, तो तुम इसको जेड इफेक्टिव बोल सकते हो। लेकिन जो तुम पहले सीखे हो वही सीख के रखना, प्रोटॉन के पास जाना है और वही है तुम्हारा जेड इफेक्टिव। कहने का मतलब वही है, मैं बोल रहा हूँ वो एग्जैक्ट वही नहीं है। जेड इफेक्टिव होने का तुम्हें कैलकुलेट करने के सिखाया, मतलब मीनिंग वाइज एक ही हो जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, इसीलिए रेडियस कम हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट गए तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसीलिए रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ध्यान देना, रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। तो हम जेड इफेक्टिव नहीं बोल के प्रोटॉन भी बोल, क्या बोल सकते हैं? हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, बराबर है क्या? प्रोटॉन ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम। अब ध्यान देना आगे, ये काम तब करने के लिए मैंने बोला था जब तुम्हें नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या था इक्वल। अब तुम टॉप टू बॉटम में जाके देखो, हालांकि इसमें लिथियम का नहीं है, बाकी सबका लगभग इक्वल आ जाता है। देखो लिथियम का थोड़ा कम गिरता है, यहाँ पर थोड़ा सबका ठीक है। अब लिथियम का इसलिए कम गिर रहा है क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर 3 है, थोड़ा इससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, तो टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो रेडियस क्या होता है? बढ़ता है। तो ये रेडियस के बढ़ने का आंसर जेड इफेक्टिव मत दे देना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट हम
यहाँ जेड इफेक्टिव कुछ लगभग बराबर के आसपास आता है, इसलिए रेडियस बढ़ता है। रीजन क्या देते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। तो ध्यान देना, इधर रेडियस बढ़ने का रीजन कुछ और है और इधर रेडियस घटने का रीजन कुछ और है। इसलिए मैं तुम्हें बॉक्स बना के दिया था और ये बॉक्स तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सब ऑब्जर्व करके बॉक्स बनाया हुआ है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, उसका रीजन जेड इफेक्टिव मत बोल देना, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने जेड इफेक्टिव लगभग सेम आ रहा है। इधर रेडियस घटता है तो यहां जेड इफेक्टिव बोल सकते हैं। जहां तुम्हें प्रोटॉन नजर आए, मैं तुम्हें जहां प्रोटॉन सिखाया वहां जेड इफेक्टिव का रीजन लेके आ जाना। और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट सिखाया था मैंने टॉप टू बॉटम, क्योंकि यहाँ जेड इफेक्टिव तुम्हें नहीं सिखाया था मैंने। मैं बोला था कि इनके प्रोटॉन के पास नहीं जाना है, क्योंकि अब सोचो इनके प्रोटॉन के पास क्यों मैं बोला था नहीं जाना है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या आता है? लगभग सेम आता है। लिथियम को छोड़ दो, बाकी का लगभग सेम आएगा। इनके जेड प्रोटॉन के पास नहीं जाना है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन लगभग एक जैसे बराबर आता है आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन पे। इनमें नंबर ऑफ ऑर्बिट चेक किया जाता है, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, चार ऑर्बिट, पांच ऑर्बिट, तो रेडियस बढ़ता जाता है। तो टॉप टू बॉटम ये एक पॉइंट हुआ हमारा। टॉप टू बॉटम का रेडियस का घटना, रेडियस क्यों घट रहा है? टॉप टू बॉटम रेडियस क्यों घट रहा है? बराबर है, समझ में आ गया? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम रेडियस क्यों बढ़ रहा है? इसका जेड इफेक्टिव हम आंसर नहीं देंगे, इसका रीजन अलग देंगे। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि टॉप टू बॉटम रेडियस क्यों बढ़ रहा है, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है। बोलेगा जाएगा लेफ्ट टू राइट रेडियस घट क्यों रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। अब जैसे कल एक क्वेश्चन तुम्हें आया था एग्जाम में, हमने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें डी पार्शियल फिलअप होता है, पार्शियल फिलअप होता है। अब बहुत जनों ने ये डिफिनेशन तो याद किया था कि पार्शियल फिलअप होता है, और उसमें ऑप्शन में घुमा के दे दिया था। क्या दिया था? कि जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब सोचो, अगर D1 है तो अनपेयर्ड कितना होगा? 1। D2 है तो अनपेयर्ड 2, D3 है तो अनपेयर्ड 3, D4 है तो अनपेयर्ड 4, D5 है तो अनपेयर्ड 5, D6 है तो अनपेयर्ड 4, D7 है तो अनपेयर्ड 3, D8 है तो अनपेयर्ड अनपेयर्ड 8 है 2, D9 है तो अनपेयर्ड 1 और D10 है तो अनपेयर्ड 0। तो उसमें क्वेश्चन में ये तुम्हें बता दिया था, रीजन चेंज कर दिया था। मैंने तुम्हें बोला था कि जहां डी पार्शियल फिलअप होता है, अब पार्शियल फिलअप का उसने मीनिंग निकाल के लाया। क्या? कि पार्शियल में मतलब 1 से 10 तक। तुम्हें मालूम है ना कि ये तुम्हें पार्शियल फिलअप का मतलब तुम्हें बताया था। जैसे D1 है, D1 है तो कितना अनपेयर्ड है? D1 में 1, D2 में दो अनपेयर्ड, D3 में तो D3 पार्शियल है ना, 3 अनपेयर्ड, D4 में कितना अनपेयर्ड है? 1 2 3 4, D5 में 5, 1 2 3 4 5, D6 में 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है ना कैसे मैं किया? कितने अनपेयर्ड? 1, कितने अनपेयर्ड? 2, कितने अनपेयर्ड? 3, कितने अनपेयर्ड? 4, कितने अनपेयर्ड? 5। अब 6 में जाएंगे तो 4 हो जाएगा ना, 7 में जाएंगे तो 3 हो जाएगा, एक और भर जाएगा ये, 8 में जाएंगे तो एक और कम हो जाएगा, और D10 में क्या हो जाएगा? 0। तो हमने बोला था D इज पार्शियल फिलअप, यानी D1 से लेकर D9 तक, D1 to D9 पार्शियल फिलअप है, और इसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिल रहा है। एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है ना। लेकिन D10 में अनपेयर्ड कितना? 0, यानी D10 मतलब फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड मतलब 0 अनपेयर्ड। इसका मतलब हमने जो पार्शियल बोला था वो ये नहीं बोल के, वो बोल रहा है क्या कि जिसके पास एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी पार्शियल फिलअप है। तो कहने का मतलब है हमने जो बोला और उसने जो बोला बात एक ही है, बस घुमा के उसने बोला है। तो जो लॉजिक पकड़ेगा उसी का ये सब सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तुम्हें सिखाया यहाँ पे क्या कि लेफ्ट टू राइट रेडियस घटता है, लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। तो रीजन चीजें समझोगे तब ऑप्शन, ऐसा नहीं कि रटे रटाए आंसर कर देना है।
चीजें समझो कि अगर घुमा के भी देता है तो हम घुमा के भी उसको आंसर दे देंगे, वो जैसा हमें घुमा देगा हम भी उसको घुमा देंगे, बरोबर है क्या? अगर उसका घुमाया हुआ हम पकड़ लिए तो सोच लो हमारा आंसर 100% सही है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, घुमाता है क्वेश्चन को। अगर हम उसका ट्विस्ट पॉइंट पकड़ लिए तो सोच लो कि हमारा वो मार्क्स आ गया, और जिसको ट्विस्ट पॉइंट पकड़ने नहीं आता है या नहीं पकड़ पा रहा है तो उसका मार्क्स गया। तो बेटर ये है कि आप ट्विस्टेड पॉइंट को पकड़ो। तो लेफ्ट टू राइट रेडियस घटता है, उसका रीजन क्या है? जे डिफेक्टिव। टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, उसका रीजन क्या है? ऑर्बिट। अब इसमें जे डिफेक्टिव का कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें ऑप्शन में देता है कि जे डिफेक्टिव की वजह से हो रहा है तो सोच लो गलत है। क्यों? लगभग जे डिफेक्टिव लगभग बराबर आ रहा है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्यों बढ़ता है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है। जे डिफेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है, जबकि लेफ्ट टू राइट में जे डिफेक्टिव से ही लेना देना है, इसको ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट क्या है? सेम है। तो लिख लेना इस चीज को। चलो थोड़ा बहुत तुम्हारा डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कब से लिख के तुम भेज रहे हो कंटिन्यू। अगर तुमसे बोला जाए जे डिफेक्टिव, जे डिफेक्टिव, जे डिफेक्टिव या जे डिफेक्टिव छोड़ दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, सिग्मा तुम ध्यान दो करो, हमने तुम्हें बोला था यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.35 से मल्टीप्लाई करो, यहां 0.85 से करो, इधर वाला 1 से करो। यानी जैसे हम अंदर आ रहे हैं सिग्मा का वैल्यू क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन क्या है? ज्यादा है, तो अभी तो 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। बाहर वाले को 0.3 से, अंदर वाले को 0.85 से, और 1 वाले को और हमने मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। यानी तुम इससे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जैसे जैसे अंदर आ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अंदर आएगा वैसे वैसे रिपल्सन का वैल्यू क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि हम जब कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो पहले 1s भरते हैं, तब जाके 2s भरते हैं। इसीलिए एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट, एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। कहने का मतलब यह है कि इसका रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तुम वैल्यू से भी देख सकते हो कि जैसे जैसे हम अंदर आते हैं वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता जा रहा है। और एस यहां रहता है, टी यहां रहेगा, मतलब यहां भी एस रहेगा, डी यहां रहता है, तीसरा मिलता, और एफ यहां रहता है। मतलब हमने इसमें से गायब कर दिया एस को, इसमें से एस और पी को गायब कर दिया, इसमें एस पी डी को गायब कर दिया। क्योंकि पहला बार एफ से मुलाकात हमें चौथे में होता है, और पहला बार मुलाकात डी से तीसरे में होता है, और पहला बार मुलाकात पी से दूसरे में होता है, और एस से पहला बार ही मुलाकात हो जाता है। यानी एस का सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इस चीज को लिख लेना, एस ऑर्बिटल्स का सिग्मा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, उसका रिपल्सन ज्यादा होगा। बरोबर है? अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव कि 3s 3p 4s में किसका ज्यादा है, तो ध्यान रखना जो जितना पास में होगा, जो जितना पास में होगा उसको प्रोटॉन उतना ही क्या करके रखेगा? अट्रैक्ट करके रखेगा। क्योंकि प्रोटॉन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूर वाला को ज्यादा नहीं खींच पाएगा ना। क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। रेडियस जितना ज्यादा होगा अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। यानी जितना पास में होगा, तो यहाँ तुम्हें n देखना है, यानी इसमें जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? तो तुम्हें n के अनुसार से n अगर कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। ये दो लाइन लिख लेना, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जेड इफेक्टिव है। हाँ, किसी ने बोला अक्षर है कि सर एफ का पुअर क्यों होता है, तो तुम सोचो एफ का पुअर ही तो लिखा हमने, एफ का पुअर ही तो लिखा। सबसे खराब सबसे अच्छा सील्ड कर रहा है कौन? एस। अच्छे से सील्ड कौन कर रहा है? एस कर रहा है। एफ का तो पुअर हमने लिखा है, सबसे खराब लिखा है हमने। चलो इस चीज को अब रिलेट करते हैं तुम्हें उससे, ध्यान देना, लेंथेनाइट सीरीज से और रेडियस से। तो दो चीजें हम यहां रिलेट करते हैं, ध्यान देना। अब इसको पीरियोडिक, अब यहां पर हम रिलेट करते हैं पहला
स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा रिलेटेड टू, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट रिलेटेड टू, पहला अगर हम बात करें बोरॉन, एल्युमिनियम और गैलियम, तो इंडियम और थैलियम। अगर हम बात करते थे बोरॉन का रेडियस एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, गैलियम का और ज्यादा होगा, लेकिन ये हमने बोला था एक्सेप्शन है, और यहाँ पर हमने बोला था गैलियम का कम हो जाएगा, एल्युमिनियम का ज्यादा हो जाएगा। बराबर है क्या? अब यहाँ पर ध्यान देना, ऐसा क्यों हुआ, ये रॉन्ग है ये राइट है, ऐसा क्यों हुआ तो ध्यान दो इधर। ये गैलियम जो होता है जिंक के बाद आता है 30 और ये 31 आता है, यानी गैलियम पी ब्लॉक का पहला ऐसा एलिमेंट है जिसमें डी एंट्री मारता है। सोचो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये पी ब्लॉक जब लिखोगे बी, पी ब्लॉक तो ये पहला एलिमेंट है पी ब्लॉक का, बोरॉन BCNOF, उसके बाद चला आता है बेरिलियम और ये सोडियम और बेरिलियम, उसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और नियॉन, उसके बाद पहला जो आता है गैलियम। यानी गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पहला बार डी एंट्री मारता है। और गैलियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 3d10 और यहां पर होता है 4p1। अब ये सोचो, थोड़ा ध्यान देना, गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें डी एंट्री मारता है। इससे पहले पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट के अंदर डी आता ही नहीं था। आता था क्या? 31 के पहले डी पी ब्लॉक वाला कौन कौन आएगा? पी ब्लॉक वाला आएगा BCNOF, नियॉन, और यहाँ एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब यहाँ आएगा गैलियम। क्या इसमें किसी के पास डी भरते हैं क्या? 5, यहाँ हो गया 13, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या हम 15 तक डी भरते हैं क्या? मिनिमम डी तो पहला स्कैंडियम 21वां में आता है, पहला बार डी आता है ना। तो कहने का मतलब ये है, अब 15 के बाद क्या स्टार्ट होता है? 16, और ये क्या कर दिया मैंने, 13 14 15 16 17 18 18 19 20, एस का हो गया 21 नंबर, स्कैंडियम आता है। अब 21 के बाद तुम्हारा जिंक तक चलता है, स्कैंडियम, वेंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज जो भी है। उसके बाद गैलियम आता है। अब गैलियम में पहला बार ऐसा डी आता है जहां पर गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है पी ब्लॉक का जहां पहला बार एंट्री मारता है एस, सॉरी डी। तो इसके अंदर डी आ गया। अब डी आने से क्या होता है? अब सोचो क्या होता है, ये एक्सेप्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। डी आने से क्या होगा, हम लिखेंगे 3D के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये डिफ्यूज इन नेचर का होते हैं। और ध्यान रखना, यही ऑप्शन में तुम्हें दिया जाता है। ये तुम्हें हो सकता है, तुम अगर मेंस सीटी का तो बात नहीं करेंगे, अगर तुम नीट में हो तो नीट में अगर क्वेश्चन एक केवल एक्सेप्शन याद रखोगे काफी हो जाता है। जेई में हो तो जेई में तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा, और डेथ में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, रीजन पूछेगा कि गैलियम का साइज एल्युमिनियम से कम क्यों होता है। तो रीजन देने के लिए तुम्हें जेई वगैरह का तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि डिफ्यूज इन नेचर होता है, डिफ्यूज इन नेचर। अब डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? वो दूर दूर फैल फैल के रहना चाहते हैं। तो डिफ्यूज का मतलब होता है जो डी वाला इलेक्ट्रॉन है, ये D10 वाला इलेक्ट्रॉन है, वो दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। बराबर है क्या? वो दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। अब बोलोगे सर हिंदी में लिख रहे हो, तो तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं लिखता हूं, दूर दूर फैल कर रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। हमें कंसेप्ट से मतलब है, हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। तो दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। और जब ये फैल के रहेंगे तो क्या होगा? होगा क्या? कुछ नहीं, ध्यान से देखो, ये कितना ऑर्बिटल है? 4। अब यहाँ इसके पास 3D है। अब ये 3D जो इलेक्ट्रॉन है वो कह रहा है कि हम फैल कर रहना चाहते हैं। ठीक है भाई, तुम फैल कर रहो, ये कहेगा कि हम फैल कर रहना चाहते हैं। ये यहाँ 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन ये फैल कर रहना चाहते हैं। और इसके बाद 4p1 होता है, 4p1 होता है। अब ये वहां से बोले कि हम फैल कर रहना चाहते हैं, हमारा नेचर है फैल कर रहना। हमारा नेचर है फैल कर रहना।
हम सील्ड नहीं करना चाहते हैं, हम न्यूक्लियस को सील्डिंग नहीं चाहते हैं। न्यूक्लियस को एस करता है, पी करता है, वो करे। हमारा नेचर है फैल के रहना, हम फैल के ही रहेंगे, हम न्यूक्लियस को घेरेंगे नहीं। तो न्यूक्लियस बोला तुम घेरोगे नहीं मेरे को, तो मैं इसको खींच लूंगा, क्योंकि जब तुम घेरोगे ही नहीं तब मैं आजाद हो जाऊंगा इसको खींचने के लिए। क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट एस और पी क्या होता है, तो बोला डी ने बोला कि न्यूक्लियस को एस और पी अच्छे से घेरते हैं। हमारा नेचर है दूर दूर रहना, हम सील्ड नहीं करना चाहते हैं, हमारा सील्डिंग इफेक्ट कम है, हम सील्ड नहीं करना चाहते हैं, हमारा नेचर ही है दूर दूर फैल कर रहना। जब इसने ऐसा बोला, ये बोला तुम्हारा नेचर है, तो हमने इसको क्या कर दिया, तुम्हारे जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन उसको खींच दिया, यानी इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कुल मिला के हम ये रीजन देंगे कि यहाँ पर गैलियम के अंदर जो 3D है उसका पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, मतलब घेर ही नहीं पा रहा, घेरेगा तब तो ये नहीं खींच पाएगा। और जब मैं आजाद हूं खींचने के लिए, कोई घेर ही नहीं रहा है, अपोज ही नहीं कर रहा है, यानी अपोज करने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम दूर दूर रहना चाहते हैं, हमें इससे झगड़े लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हम फैल के रहना चाहते हैं, तुम खींचना है तो खींच लो। तो बोला ठीक है मैं खींच लूंगा। तो यहाँ पर ये बोला कि हमारा 3D का डिफ्यूज नेचर है, इसका मतलब पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट है। और ये पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये सील्ड करना मतलब ये घेर नहीं पा रहा है। जब ये घेर नहीं पा रहा तो ये आजाद हो गया, और आजाद हो गया तो खींच लेगा। तो पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए एल्युमिनियम से भी कम रेडियस दिखा देता है। बराबर है क्या, तो लिख लो। अच्छा, VK जायसवाल में सेम क्वेश्चन था क्या? हाँ, तो डेप्थ वाला कंसेप्ट तुम्हें VK जायसवाल में मिलेगा, इसलिए मैं बोला था वो वाला बुक लेने के लिए, VK जायसवाल, क्योंकि उसमें डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, ऊपर ऊपर नहीं जानना है। ऊपर ऊपर सब जानते हैं, ऊपर ऊपर के लिए तुम्हें सीटी नहीं पढ़ना है, हम MSCT पढ़ रहे हैं, सीटी के लिए ऊपर ऊपर पढ़ना। डेप्थ में जानोगे तब जेई निकलेगा, नीट निकलेगा। चीजें जब तक परख नहीं आएगा, जब तक समझ में नहीं आएगा, तो तुम्हें वो घुमा देगा ये, और तुम भी घूम जाओगे। लेकिन वो घुमाएगा, हमें घूमना नहीं है, उसके लिए हमें चीजें परख होना चाहिए, हमारे पास उस चीज का आर्गुमेंट होना चाहिए कि नहीं यही करेक्ट है और ऐसे करेक्ट है। तो ये चीजें ध्यान से समझ में आ गया, ये चीजें डिफ्यूज इन नेचर। मैं अब तुम्हें एक लाइन में कोई बोले कि ये यहाँ पर, मैं तुम्हें एक लाइन लिख के दिया था वहां पे, एक लाइन में कोई बोले कि बताओ गैलियम का साइज कम क्यों होता है एल्युमिनियम का, एक लाइन में बोलोगे तो ये समझाओगे उसको क्या, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस लाइन का मीनिंग क्यों रटनेस नहीं होगा कि 3D10 इलेक्ट्रॉन का पुअर सील्डिंग इफेक्ट है, चीजों को फील आना चाहिए, क्या है सील्डिंग, क्या है, क्या बोल रहा है ये। तो बोलने का मतलब ये सब चीजें आना चाहिए, मतलब स्टोरी उसका आना चाहिए। ये दूर दूर फैल कर आना चाहते हैं, फैलने से क्या फर्क पड़ता है, फैलने से फर्क पड़ता है, सील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। रजत माहिनी, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, बरोबर, ये सब लिख लिए। तो ये लिख लिए। तो मैं लास्ट टॉपिक जो है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से समझो, मतलब उसको समझाने को मेरे को टाइम नहीं लगेगा। ये लिख लिए होगे, तो मैं इसको हटाता हूं, लिखे ना सब, लिख लिए सब, ये समझ में आ गया सबको ना, कोई उतना वो डिफिकल्ट नहीं है, चीजें मैं अंदर से तुम्हें समझा दिया सब। 5 मिनट चलो इसी पे, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं समझाया तो कल 10 मिनट और इसमें लग जाएंगे मेरे को, एट ए टाइम समझाऊंगा तो 3 मिनट में समझा दूंगा। चलो देखो यहां से लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है,
स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या था, तुम ये बोला करते थे सर टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। टाइटेनियम और जिरकोनियम और हाफनियम का रेडियस लगभग बराबर हो जाता है। हम ये बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम, ये यहाँ पर नहीं होता है, ये केवल यहाँ देखने को मिलता है, इसके बाद सब में देखने को मिलता है। वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, सॉरी ऐसा क्यों नहीं, मतलब किस में होता है। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में इन दोनों का साइज, इसका साइज ज्यादा होना चाहिए था लेकिन हो जाता है इसके इक्वल, ऐसा क्यों? तो याद रखना लैंथेनम के बाद, एक बार तुम्हें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था, तो लैंथेनम के बाद 4f, लैंथेनम के बाद 4f आता है और 4f1 f2 f3 14 तक भर जाता है। तो जैसे ही हाफनियम आता है, यानी कि यहाँ पर 89 के बाद 103 के बाद 104 आता है, तो हाफनियम में 104 में यहाँ 4f पूरा भरा हुआ मिलता है, यानी ये डी ब्लॉक का पहला ऐसा एलिमेंट हो जाता है जिसमें 4f पूरा भर जाता है। तो तुम कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्जर्व करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या हुआ, मतलब कि जिरकोनियम पीरियड नंबर 4 और 5 और 6, ये जिरकोनियम में 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट और 4 ऑर्बिट। तो जिरकोनियम में क्या होता है यहाँ, और हाफनियम में क्या होता है, तो हाफनियम में हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये ऑर्बिट नंबर पीरियड नंबर 4 5 6, तो ये 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा ऑर्बिट और ये 6 हो जाएगा। ध्यान देना, इसका 6 ऑर्बिट इसका 5 ऑर्बिट के बराबर हो गया। ऐसे कैसे, ये 5 इसका ये रेडियस इसके ये रेडियस के बराबर कैसे हो गया? तो हम ये बोलेंगे ये हाफनियम है, हम ये बोलेंगे कि हाफनियम में क्या आता है, 4f आता है, इसमें 4f नहीं आता है, कॉन्फ़िगरेशन में देख लेना। तो इसमें आता है 4f, यहाँ 4f आएगा 1 2 3 4, यहाँ 4f आता है। अब 4f आने से क्या होता है, ये 4f का जो नेचर होता है 4f का, कि 4f इसमें नहीं आएगा, 4f इसमें नहीं आता, इसमें 4f आता है। तो 4f का आने से क्या होता है, ये डिफ्यूज इन नेचर होते हैं, डिफ्यूज इन नेचर, क्योंकि इसका घेरने का पावर सबसे कम होता है। तो डिफ्यूज इन नेचर दूर दूर फैल कर रहना चाहता है, तो फैलने से क्या होगा, फोर्स ऑफ, ये अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएगा, यानी पुअर सील्डिंग देगा, इसको घेर नहीं पाएगा, इस न्यूक्लियस को पुअर सील्डिंग इफेक्ट देगा। और जब ये पुअर सील्डिंग इफेक्ट देगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सील्ड नहीं करेगा तो क्या कर लेगा, इसको ज्यादा खींचेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये काम इसमें होता है, इसमें नहीं होता। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन देयर इन टेस्ट, तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सब बता चुका हूँ। लैंथेनाइट रेडियस पढ़ाते समय लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं बताया था क्या? हाँ, रीजन नहीं एक्सप्लेन किया था, हाँ मैं लिखवा दिया था, लेकिन रीजन, तो रीजन लिखवा दिया, तो रीजन तुमसे पूछा गया होगा कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, तो 4f ड्यू टू, मैं वहां जाकर देखना रेडियस में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में लिखवाया था, ड्यू टू पुअर सील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f। आज मैं तुम्हें फील करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि कैसे हो गया है, तो एग्जाम में फील थोड़े लिखोगे तुम, कैसे फील किया हमने। ये चीजें जो है लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जब रेडियस पढ़ा रहा था तभी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था। हाँ, रीजन को मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ, रीजन भी लिखवा दिया था वहां पे। तो ये 4f वाला दूर दूर फैल कर आना चाहता है, पुअर सील्डिंग है, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो रेडियस कम होगा। इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी ये तुम्हारा मीटिंग एंड हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल, कल कंटिन्यू करेंगे हम।